गुड इवनिंग व्यूअर्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सितंबर मंथ को मंथ ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन के तौर पर ऑब्ज़र्व किया जाता है और 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर ऑब्ज़र्व किया जाता है। बीइंग ए मुस्लिम एंड बीइंग ए बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट, मैंने सोचा कि मुझे भी इस बारे में बात करना चाहिए इन दिनों के, जबकि ये सुसाइड प्रिवेंशन मंथ भी चल रहा है। आज 10 सितंबर भी है और पिछले दिनों कोटा के 2 बच्चों की एक ही दिन में सुसाइड का मैटर फिर से बहुत ज़्यादा रोशनी में आ गया है। और वैसे भी डे बाय डे सुसाइड के केसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में हर साल 800,000 पीपल सुसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ने इस बारे में बात करनी ही चाहिए और हर एक पर्सपेक्टिव से बात करनी चाहिए। जैसे कि कुरान शरीफ की भी एक आयत का मफ़हूम है कि जिसने किसी शख्स को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये जो आयत है ये ख़ुदकशी को साफ़ तौर से मना करती है कि किसी शख्स को कत्ल किया, मतलब अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा है यानी वो अपने आप को कत्ल कर रहा है, अपना मर्डर कर रहा है, वो ख़ुद को मार रहा है, तो उसने पूरी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। और जिसने किसी इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कि अगर आपको कोई लविंग वन ऐसा डिप्रेशन में दिखता है, आपको अलार्मिंग साइन, अगर आप उसको असेस कर पाते हो, आप उसको समझ पाते हो और आपको उसको सुसाइड से रोक पाते हो, यानी आपने सारी इंसानियत को बचाया। तो ये जो आयत है इसको हम एक कॉल टू एक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसानी ज़ात को मुक़द्दस करार दिया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि इंसानी जान को रोका जाए, कि एक जगह कुरान में ये भी लिखा है कि उस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुक़द्दस करार दिया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये इस हिसाब से अगर इस आयत की रोशनी में देखा जाए तो ये हम पर फ़र्ज़ किफ़ाया भी बनता है कि हम हमारे कांटेक्ट में आने वाले डिप्रेस लोगों को या जो मेंटली किसी तरह से परेशान हैं, साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल कोई प्रॉब्लम है उनको इस रास्ते से जाने से रोकें। और ये हमारी पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी बनती है, कोई एक इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं बनती। तो पहले तो मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी जो सुसाइड करते हैं कि देखिए कुरान शरीफ में एक जगह एक आयत का मफ़हूम ये भी है कि हम तुम्हें कुछ खौफ, भूख, मालो जान और फसलों के नुकसान से आजमाएंगे, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, उन पर उनके रब की तरफ से बरकतें और रहमतें हैं, यही हिदायत याफ्ता हैं। देखिए जो जन्नत है वो दुनिया के मसाइब से, दुनिया की आजमाइशात से, परेशानियों से घेर दी गई है, उसे ढाँप दी गई है, ऐसे एक हदीस शरीफ में आया है। और ये कुरान शरीफ में भी लिखा है कि इंसान को कुछ खौफ से, कभी भूख से, कभी मालो जान से, फसलों के नुकसान से आजमाएंगे। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने ये तो बताया है कि इंसान की आजमाइश होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया है, इंसान को ये भी खुशखबरी दी है कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, और जो सब्र करेंगे उन पर अल्लाह की तरफ से बरकतें होंगी और रहमतें होंगी, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। देखिए मुश्किलात तो ज़िंदगी की हकीकत है, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती ही हैं, परेशानियाँ मसाइब आते ही हैं, क्योंकि परफेक्ट लफ्ज़ तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। तो दुनिया में किसी भी इंसान की खुशी मुकम्मल या परफेक्ट नहीं है, हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी, दुख, तकलीफ़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने ही हमको उससे डील करने के लिए बहुत सारे वीपन्स अल्लाह ने हमको दिए हैं, हमको बताए हैं कि इंसान सब्र व इस्तिक़ामत से ज़िंदगी गुजारे, शुक्रगुज़ारी करें और नमाज से और सब्र से मदद हासिल करें। तो इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता जब उसका अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता है, जब उसको अपने मुक़द्दर पर यकीन होता है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता। और इस तरह के ख़यालात, अगर ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है कि इंसान को दुख हो, किसी चीज़ की उदासी हो, सदमा हो, ये बिल्कुल नेचुरल इमोशंस हैं और ऐसा हर इंसान के साथ में होता है। लेकिन कोई इंसान उन इमोशंस को किस तरह से लेता है या उन इमोशंस को कैसे हैंडल करता है, ये मैटर करता है।
तो ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ आएंगी तो डेफ़िनेटली इंसान को उस चीज़ का दुख होगा, सदमा होगा, लेकिन वो इस पर अगर सब्र करे, वो अगर इस पर इस्तिक़ामत से रहे, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखे और ये सोचे मेरे साथ जो कुछ भी, चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ है, ये अल्लाह ही की तरफ से है और उसके अपार्ट जो सारी नेमतें उसके पास अल्लाह ताला की है, वो उसकी शुक्रगुज़ारी करे तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता। उसको कैसे भी हालात आ जाए वो इस्तिक़ामत से, वो मज़बूती से खड़ा होता है, वो परेशान नहीं होता, उसको यकीन होता है दिन निकलने का, उसको यकीन होता है मायूसी की अंधेरी रात के ख़त्म होने का, उसको यकीन होता है और ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन फ़ैसले करेगा। उसको कुरान शरीफ की इस आयत पर यकीन होता है, वला सौफ़ युतिका रब्बुका फ़तरज़ा, और अनक़रीब अल्लाह तुम्हें खुशखबरी सुना देगा या अनक़रीब अल्लाह तुम्हें बेहतरीन अनायत करेगा अपने पास से। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुरान शरीफ तो एक पूरी हिदायत की ही किताब है इंसान के लिए, और अगर इंसान अल्लाह की बात को या अल्लाह के पैगाम को समझ ले तो वो इन सारे डिप्रेसिव थॉट से और परेशानियों से निजात हासिल कर सकता है। अब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें सिर्फ़ किताबी लगती है या वो उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। जब लोगों को ये भी बताया जाता है कि अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, माफ़ करना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के याद रखो अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिलों को इत्मीनान नहीं होता। तो खैर बहुत सारी पीछे उसकी वजूहात होती हैं कि नमाज़ और ज़िक्र करने के बावजूद भी दिलों को इत्मीनान क्यों नहीं होता। लेकिन अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है तो जो इंसान उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो इंसान उसका लविंग है, मतलब जो इंसान उसका करीबी है, उसका दोस्त है, उसका साथी है, उसका रिश्तेदार है, और वो ये देख रहा है कि किसी भी चीज़ से उसको उसका दुख या उसका सदमा या उसकी परेशानी कम नहीं हो रही, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको इस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करे। उसके लिए आपको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने। एक अच्छे लिसनर बनना आपके साथी के दुख को आधे से भी ज़्यादा कम कर देता है, बहुत ही ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई भी इंसान, अगर आप किसी में ऐसे अलार्मिंग साइन देखते हैं, कोई इंसान है जो आइसोलेट होकर रह रहा है, जिसके बिहेवियर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बिहेवियर में चेंजेस दोनों तरह से हो सकते हैं। अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है तो वो अचानक ही बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाए, बहुत ज़्यादा हंसने बोलने लगे और एक्टिव हो जाए बहुत ज़्यादा, और अगर कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट है और वो अचानक ही खामोश हो जाए, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले, फ़ोन कॉल का रिस्पॉन्स ना करे वगैरह, तो ये दोनों ही बिहेवियरल चेंजेस है। बिहेवियरल चेंजेस का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि इंसान खामोश हो गया या कम बात करने लगा। कम बात करने वाला अगर ज़्यादा बोलने लगा है तो भी ये बिहेवियरल चेंज है। और इंसान किसी भी तरह के बिहेवियरल चेंजेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि उसके जहन में सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो आपको उसको असेस करना, देन एक्टिव लिसनर बन के और बहुत अच्छे लिसनर बन के आपको उसको सुनना ज़रूरी है। जब तक कि आप उसको सुनेंगे नहीं, जब तक कि वो वेंटिलेट नहीं होगी, उसके अंदर का ग्रीफ, उसके इमोशंस वेंटिलेट नहीं होंगे, तब तक कि वो इस गम से बाहर नहीं निकल पाएगा और उसको रास्ता नहीं दिखाई देगा उससे लड़ने का, आगे बढ़ने का, ज़िंदगी को आगे ले जाने का। तो इसलिए ये हमारी बहुत ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अगर हमारे आसपास ऐसा कोई भी इंसान दिखता है तो आपको ये असेस करना ज़रूरी है और उसके हेल्प करना। देन अगर आप अपने आप को उतना कैपेबल नहीं पाते हैं, या फिर ठीक है, आप ये तो सही है कि हर कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं होता, और समटाइम्स जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ठीक है, कभी कभी तो आप ऐसे ही बात करके भी किसी को कंसोल कर सकते हो, लेकिन कभी कभी उसको सच में एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी ज़रूरी होता है, आपकी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसको इस चीज़ के लिए इनकरेज करें कि वो हेल्प ले, वो प्रोफेशनल के पास जाए, आइदर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और बिहेवियरल थेरापिस्ट, किसी के भी पास वो जाए और उसकी वो हेल्प ले। ऐसा बहुत ज़रूरी होता है। अब हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा स्कूल के बच्चों से ही ज़्यादा कांटेक्ट होता है, और अभी जबकि मैं एज ए रिसोर्स पर्सन फॉर
ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी मैं काम कर रही हूँ और हमारा टॉपिक है सुसाइड है। तो इसलिए मैं बच्चों के सुसाइड के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि जो पिछले दिनों भी जो सुसाइड हुई और बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं, या टीनेजर से कॉलेज जाने वाले बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं। तो ठीक है, इसका एक रीज़न तो जो आम तौर पर जो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया वो नीट एस्पिरेंट बच्चों के सुसाइड करने के बाद में जो टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में आया वो यही था कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मतलब माँ बाप अपने भी सपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं और अपने भी ख्वाब बच्चों के ज़रिए पूरे करने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा इतने सारे प्रेशर को झेल नहीं पाता है। और बहुत बार ऐसा होता है, इवन अभी भी जो बच्चे ने सुसाइड किया उसमें से एक बच्चे के 10th में 70% थे, यानी वो उस हिसाब से उतने स्मार्ट उसके परसेंटेज नहीं थे कि वो नीट के लिए प्रिपेयर हो, नीट की वो तैयारी करे। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान मेहनत से बहुत पीछे से बहुत आगे भी जाता है, लेकिन ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो पेरेंट्स को ये समझ लेना चाहिए, अपने बच्चे का एप्टीट्यूड समझ के उसको उस चीज़ में डाला जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस चीज़ पर तो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, लेकिन मैं उसके अपार्ट बात करना चाहूँगी, क्या सही में बच्चों पर प्रेशर ही, पढ़ाई का प्रेशर ही उन्हें सुसाइड की तरफ लीड करता है, या और भी बातें होती हैं। तो एक चीज़ तो ये भी होती है कि जो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए या बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं बोलना चाहिए। कि मैं जिस सेक्टर में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आने वाले बच्चों से मेरा बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होता है और मैं देखती हूँ कि इनके पेरेंट्स अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है और जो उनका लिवलीहुड के लिए स्ट्रगल है उसमें ही इतने बिज़ी और इतने परेशान होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं बोलते हैं। या बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस क्लास में है, तो ऐसे में वो बच्चे को क्या पढ़ाई के लिए प्रेशर डालेंगे। तो एक तरह से ये बच्चे बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो फिर आखिर ये बच्चे ग्रो क्यों नहीं करते। और ये भी कहा जाता है कि सोना भट्टी में तप कर ही कुंदन बनता है, और कोयले पर बहुत ज़्यादा सालों तक के जब प्रेशर पड़ता है तो तब वो हीरा बनता है। तो फिर ये चीज़ें क्या है, मतलब एक तरफ ऐसी भी बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने से एक्सप्लोज़न हो सकता है, वो बर्बाद हो सकता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा या बहुत टाइम तक के पड़ने से वो हीरा बन जाता है। तो हम इसकी जो फाइन बाउंड्री लाइन है उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस बात को समझें कि बच्चों पर प्रेशर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो जहाँ तक कि मेरा ऐसा मानना है, बीइंग ए मदर ऑल्सो, कि बच्चे का एप्टीट्यूड तो आपको ज़रूर समझ ही लेना चाहिए। अगर आप ख़ुद नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट की इसमें हेल्प भी लेनी चाहिए। लेकिन सपोज़ आप एक्सपर्ट को अप्रोच नहीं कर पाते हैं या आप उसकी उतनी फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं, फिर भी एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी का अंदाज़ा तो हो ही जाता है। आपको बच्चे का इंटरेस्ट देखकर ही उसको उस फील्ड में ही डालना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, और डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही ज़िंदगी की मेराज या ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। बच्चे का जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर वो उसमें अचीव कर ले, यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। वन थिंग तो ये हो गई। सेकेंड थिंग ये कि जब एक बार बच्चा अपनी लाइन पकड़ ले, मतलब जब एक बार आप बच्चे के एप्टीट्यूड को जांच ले और आप उसको उस तरफ ही डालें, जो 10th के बाद में आप बच्चे को उस हिसाब से ही उसका करियर या उसकी एजुकेशन, आप उसकी चॉइस से ही आप उसको एडमिशन करवाएं। उसके बाद आपका बच्चे पे वॉच रखना और बच्चे पे थोड़ा सा तो प्रेशर बना के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आज के ज़माने में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि अगर आप बच्चे पे वॉच नहीं रखते हैं या आप उस पर थोड़ा प्रेशर बना के नहीं रखते हैं, तो
ये बच्चा फिर अपनी लाइन से हट भी सकता है। जैसे कि मैं देखती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप को फ़िक्र नहीं होती उनकी पढ़ाई की, तो बच्चों को भी अपनी पढ़ाई की कोई फ़िक्र नहीं होती और वो बिल्कुल बिंदास होते हैं। वो उनके मार्क्स आए ना आए, वो फेल हो पास हो, उनको इस चीज़ से, किसी चीज़ से उनको कुछ लेना देना ही नहीं होता। इवन उनको फेल होने का भी कोई अफसोस नहीं होता। तो ये बहुत ऐसा है, इसलिए बच्चों को पूरी तरह से उनके ऊपर आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों पे थोड़ा प्रेशर बना के रखना, उनको एक प्रेशर बना के रखना मतलब उनको एक टारगेट देना कि आपको इतना तो करना ही है। और वो टारगेट, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप उनको टारगेट उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर ही आप उनको टारगेट सेट करें। मतलब बच्चा एक एवरेज चाइल्ड है, ऑब्वियसली हर किसी का आईक्यू डिफरेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मेहनत करके 90 एंड अबव परसेंटेज ही लेकर आए। तो आप जितनी आपके बच्चे की कैपेबिलिटी है, जितना उसका आईक्यू आपको लगता है और जितना उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप उसको आपको टारगेट देना ही चाहिए। एक पर्टिकुलर फिगर आपको देना ही चाहिए कि इतने परसेंटेज आने चाहिए, इतने आपको इतना अचीव आपको करना ही है, ये ज़रूरी होता है। देन उसके बाद में बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो रोज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो रोज़ पढ़ने बैठता है या नहीं बैठता है, इन सारी चीज़ों पे वॉच रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत ऑप्शंस ऑनलाइन लर्निंग के हैं और पर्सनली मैं भी ऑनलाइन लर्निंग को प्रेफर करती हूँ। उसके लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाई थी, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये आप जब बच्चे को अगर आप ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चे पे वॉच रखें, नहीं तो वहाँ पर भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो एक तो ये चीज़ ये हो गई कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे ये सोच कर के नहीं, बच्चे को अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे या बच्चे को बोलेंगे तो वो सुसाइड कर लेगा, तो उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पढ़ाई के लिए एक मॉडरेट वे में आपको बोलना ज़रूरी है। साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे से कम्युनिकेशन अपना अलाइव रखें, हमेशा बच्चे से बात करते रहें। उसके स्कूल में क्या हो रहा है, उसके स्कूल में उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़, और कैसा क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, वो क्या सोच रहा है बच्चा, और उसके फ्रेंड्स कैसे है, वो फ्रेंड्स को लेके क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। ये सारा कम्युनिकेशन अगर आपका बच्चे के साथ में रहे, मतलब आज के ज़माने में इसको एक मॉडर्न अप्रोच समझा जाता है कि बच्चों को उनके फ्रेंड्स के साथ में ही रहने दिया जाए और उस बारे में बहुत ध्यान ना दिया जाए। मतलब पेरेंट्स भी ऐसा समझते हैं कि हमने बच्चों को फ्रीडम दिया है कि ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जिस भी तरह से रहें, या वो क्या बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, जब आप बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं पढ़ाई का, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन को भी जारी रखें। वो क्या सोचता है, वो क्या बातें करता है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है रोज़ाना की, आपको इससे पूरी तरह से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। फ्लॉ वहीं पर आता है कि जब पेरेंट्स सोने को भट्टी में तपाकर कुंदन तो बनाना चाहते हैं और उसको एक टारगेट तो दे देते हैं, लेकिन बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वो बस ये समझते हैं हाँ, बच्चा ट्यूशन जा रहा है, बच्चा दिन भर पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ अचीव कर लेगा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कहीं कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, इन सब चीज़ों की माँ बाप को ख़बर नहीं होती है। और जनरली ऐसे ही बच्चे सुसाइड की तरफ प्रॉन होते हैं, सुसाइड करते हैं ऐसे ही बच्चे। तो प्रेशर बनाना या नहीं बनाना, अपने ख्वाब बच्चों को पूरे करने के लिए बच्चों पर अपने ख्वाब थोपना वगैरह, ये सारी चीज़ों के अपार्ट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सुसाइड का सबसे बड़ा रीज़न है कि कम्युनिकेशन नहीं होता। आज के ज़माने में इंसान बहुत लोनली हो गया है, बच्चे भी पेरेंट्स के होते हुए, बहन भाई के होते हुए लोनली हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को लोनली फील ना होने दें, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखें, बराबर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखें। एक बार मैंने एक साइकेट्रिस्ट से बात की इस बारे में कि एक माँ बाप का भी और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं और बच्चे अपने दिल की बात माँ बाप के सामने नहीं बता पाते, इस वजह से भी शायद बच्चों के जहन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं।
तो वो उनका कहना था कि नहीं, अरे आज के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई है और पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा फ्रैंक हो गए हैं, अभी हर टॉपिक पे बच्चे से बात करते हैं। तब फिर मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, क्या सही में ये फ्रैंकनेस रियलिस्टिक है या वर्चुअल है। तो मुझे समझ में आया कि पेरेंट्स और बच्चे ऐसे तो मतलब उनके बीच में वो जो शर्म हया और वो जो एक एहतराम होता था, वो चीज़ें तो डेफ़िनेटली बहुत ही कम हो गई है, किसी किसी घर में ख़त्म भी हो गई है कि किसी भी टॉपिक पे, जिन टॉपिक पे बात करना एहतराम के ख़िलाफ़ समझा जाता था, वो सारे टॉपिक्स भी घर में ओपनली डिस्कस होने लगे हैं। मूवीज़ पेरेंट्स और बच्चे साथ में बैठ के देखने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स को बच्चों के दिल का हाल नहीं पता होता, बच्चों के जहन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये पेरेंट्स को पता नहीं होता। दुनिया भर के ढेर सारी बातों पर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बात हो जाती है, अलग से गॉसिप्स हो जाती है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे के दिल का हाल पता नहीं होता। और ये गैप, ये कम्युनिकेशन गैप अभी भी बाकी है, बल्कि ये तो अभी और ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग और माँ बाप बच्चों को अच्छा मतलब लग्जूरियस लाइफ स्टाइल देने को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि इस तरह से वो अपने बच्चों को कितनी अच्छी लाइफ दे रहे हैं, और कितने लविंग पेरेंट्स हैं कि वो बच्चों को कितना अच्छा खिला रहे हैं, बच्चों को कितनी हाई फाई स्कूल में उन्होंने डाला है, कितनी अच्छी महंगी उन्होंने कोचिंग लगाई है, महंगे उनके कपड़े दिलाए हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन बच्चों के जहन में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है और उसको क्या चाहिए। एक चीज़ है कि इंसान उसी फितरत पर पैदा होता है, और जो पहला इंसान दुनिया में आया और अभी तक के जो सारे इंसान आ रहे हैं, सारे वही वैसे ही बायोलॉजिकल बीइंग है, 2 हाथ 2 पैर और वो सारी चीज़ें हैं। तो इंसान कभी भी मतलब आज से 100 साल बाद भी इंसान अगर पैदा हो तो उसकी जो बेसिक नीड्स है वो रहने ही वाली है, वो कहीं जाने नहीं वाली, वो कहीं ख़त्म नहीं होने वाली। तो फिज़िकल नीड्स के अलावा इंसान की इमोशनल नीड्स भी होती हैं, और हर एरा में, हर एज में, चाहे इंसान कितना भी एडवांस हो जाए, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। उसको एक मोहब्बत की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ख्वाहिश नहीं, उसको मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और ये नीड उसकी अपने पेरेंट्स के साथ में फुलफ़िल होनी ही चाहिए। बर्गर और पिज़्ज़ा की सूरत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल का हाल जान के, एक दूसरे का गम हल्का करके, एक दूसरे के साथ में बातें शेयर करके, पेरेंट्स का बच्चों को सही रास्ता बता के, उनकी किसी उलझन से बाहर निकाल के, इस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट, वो मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत इस तरह से होनी ही चाहिए। अदरवाइज़ नहीं तो सुसाइडल रेट्स तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं और बड़े लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। बहरहाल आज तो मेरा टॉपिक बच्चे ही है। ये तो एक चीज़ हो गई, घर का माहौल या पढ़ाई का प्रेशर और ये सारी चीज़ें। एक और बहुत बड़ी वजह जो बच्चों के सुसाइड की बनती है वो बुलिंग है। जब स्कूल में किसी बच्चे को बुली किया जाता है तो बहुत बार ऐसा बच्चा बहुत एम्बैरेस फील करता है, और वो ये बात भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है, और फिर अल्टीमेटली वो ह्यूमिलिएटिंग फील करके, बहुत इंसल्टिंग अपना फील करके वो सुसाइड कर लेता है। तो ये फिर से यही बात होती है कि अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा तो पेरेंट्स को ये भी पता चलेगा कि कोई बच्चा उसको स्कूल में बुली कर रहा है, तो अब वो किस लेवल का है, उसके लिए आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, अपने बच्चे को भी समझा सकते हैं, उसको इनकरेज कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत नेसेसरी एक्शंस अगर लेने भी हैं, जो बच्चा बुली कर रहा है उसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी, वो एक अलग सा टॉपिक है, तो वो सारी चीज़ें की जा सकती है और वो सारी चीज़ें करना ही चाहिए। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि कोई स्कूल में बच्चे आपके बच्चे को बुली नहीं कर रहे हैं। अब बच्चे कई सारी वजह से बुली करते हैं, वो सारी बातों को भी आपको जहन में रखना ज़रूरी है। एक रीज़न तो ये होता है कि कभी कभी बच्चे अपने क्लासमेट से, अपने पीयर से जेलसी फील करते हैं, तो इस वजह से भी वो उसको बुली करते हैं। एक रीज़न तो ये होता है। एक रीज़न ये होता है कि एक बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी लैक होता है, कोई किसी भी तरह का अनयूजुअल फीचर्स उसके अंदर होते हैं, आइदर फिज़िकल फीचर्स या बिहेवियरल फीचर्स अनयूजुअल से हो सकते हैं किसी किसी बच्चे में, उसकी वजह से भी लोग उसको बुली करते हैं।
एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसके बारे में जनरली बात नहीं की जाती कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं। मतलब ऐसे पूरा उनके ऊपर शेल्टर बन के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करते हैं वो अपने बच्चे को और उसी तरीके से उनको बड़ा करते हैं। तो ये भी चीज़ बच्चों के लिए मजाक की वजह बन जाती है कि उसके क्लासमेट्स या उसके पीयर्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे तू अभी तक के बड़ा ही नहीं हुआ, तू दूध पीता बच्चा है, या तू इतना छोटा है, तू तो बेबी है वगैरह। इस तरह से भी बच्चे अपने पीयर्स को बुली करते हैं, दूसरे बच्चों को बुली करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चों पे और वैसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के तो और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम एक अलग वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर बस इतना बॉटम लाइन आपको समझने की ज़रूरत है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा भी शेल्टर बन के मत रहिए, उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी छोड़िए और उनको अपने तौर से ग्रो भी होने दीजिए। तो ये एक चीज़ होती है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कोई टीचर की वजह से भी बुली हो सकता है, ऐसा कम ही केसेस में होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। सारी ही बातों की और बहुत सारे टॉपिक्स से सारी ही बातों की एक ही जड़ होती है, कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है आपके बच्चे के साथ में तो इंशाल्लाह उसके जहन में सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगे। भले ही उसको कितने भी डिप्रेसिव थॉट्स आने लगे, भले ही कितना भी मतलब डिप्रेसिव थॉट्स तो नहीं, डिप्रेसिव इवेंट उसके साथ में हो जाए, लेकिन उसके जहन में डिप्रेसिव थॉट्स नहीं आएंगे क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा है और वो सारी चीज़ें वेंटिलेट हो जाती हैं जो भी उसके जहन में चल रहा है। तो ये मेरा यही मानना है सुसाइड को रोकने के लिए। और जैसे कि ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम हर इंसान को, जो कि इंसानी जान इतनी मुक़द्दस अल्लाह ताला ने बनाया है, उनको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी है कि हम किसी भी इंसान को मतलब इस तरह सेल्फ़ हार्म से बचाए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेशन अच्छा करें, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें। और ये तो पेरेंट्स और बच्चों की बात हो गई। अदरवाइज़ भी जो बच्चे भी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको आपकी क्लास में आपको कोई फ्रेंड या आपकी कोई बहन भाई, अगर आपको उनके अंदर कोई बिहेवियरल चेंज दिखता है तो सबसे पहले आप उसको असेस करें कि क्या सही में उसको कोई परेशानी है, क्या सही में कोई मेंटल इलनेस उसको है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको हो रही है। ये असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंसान का कोई बिहेवियर मोमेंट्री होता है, कुछ लम्हों के लिए होता है, लेकिन वो फॉर द लॉन्ग टाइम ऐसा नहीं होता। ये आपको असेस करना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी दिनों से ऐसा दिखाई दे रहा है, कई हफ्तों से वो बात नहीं कर रहा है, या कई हफ्तों से वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो गया, वो इसके पहले तो ऐसा नहीं था। तो कहाँ क्या फ़र्क पड़ा है ये आप असेस कीजिए। और जब आप उसको असेस कर लेते हैं तो आप उसको एक्टिवली सुनिए और आप उसको पेशेंटली सुनिए, बहुत सब्र से सुनिए, बीच में उसकी बात मत काटिए प्लीज़। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। आप अगर अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो, और वो डिप्रेशन में है, वैसे भी आप किसी से बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एक अच्छे लिसनर होना चाहिए। लेकिन स्पेशली अगर आप कोई डिप्रेसिव या साइकोलॉजिकल इलनेस वाले इंसान से आप बात कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप बहुत ही पेशेंटली उसको सुने, आप उस पर अपनी राय ज़ाहिर ना करें, बिल्कुल अनबायस्ड होके, नॉन जजमेंटल होके आप उसको सुने। और फिर उसके बाद में आप उसको, अगर आप अपने तौर से जो काउंसिल कर सकते हैं, आप उसको सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, दैन उसको इनकरेज करें कि वो प्रोफेशनल हेल्प लें। तो आई होप चीज़ें आपकी समझ में आई होगी, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह हर कोई अपनी ये ज़िम्मेदारी समझेगा कि कम से कम उनके आसपास जो लोग हैं वो कभी भी ये ख़याल, सुसाइड का ख़याल उनके जहन में ना आए, और हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स, इन सभी का ख्याल रखें, क्योंकि परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है। हर इंसान उदासी के फेज़ से गुज़रता है, डिप्रेशन के फेज़ से गुज़रता है, लेकिन हम सब अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हमारे साथियों को इससे निकालने की कोशिश करें और इंसानी जानों के नुकसान होने से, इन मुक़द्दस इंसानी जानों के नुकसान होने से बचाएं। थैंक यू।
साथ ही मैंने यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी मैं यहाँ दे रही हूँ, आगे मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ। आसरा वेबसाइट है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का भी है, उनकी भी हेल्पलाइन नंबर है फ्री काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप अपने किसी भी डियर वन को, या अगर आपको ख़ुद को भी किसी भी तरह का कोई बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्रोच करें और काउंसलिंग लें एक्सपर्ट्स के ज़रिए, ताकि आप भी इन ख़यालात से छुटकारा हासिल कर सकें और आप एक पीसफुल लाइफ गुजारें। विश यू ऑल द बेस्ट।